नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है दोस्तों, G7 समिट अब संपन्न हो चुकी है। 13 से 15 जून के बीच में ये इटली में संपन्न हुई। और इस बार भी दोस्तों पिछले बार की तरह भारत को बुलावा भेजा गया। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया और भारत की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ बात भी की, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं। ठीक है, तो क्या क्या दोस्तों इसके हाइलाइट्स रहे और G7 क्या है और ये विश्व के सभी देशों के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है या G7 के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, इस संबंध में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जो लोग सेक्शन पर नए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में भी, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाइए ताकि सारे वीडियोस ऐसे ही आपको मिलते रहें। करंट इश्यूज की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए यूट्यूब चैनल पर, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो व्यवहारिक ज्ञान के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें जीएस पेपर 2 का आपका मेंस का पेपर होता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध या आईआर आपका पूछा जाता है। उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, बेल आइकन पे ऑल रखिए ताकि एक भी वीडियो आपका ये मिस ना हो, क्योंकि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 पूरा करंट बेस्ड है, आप सबको पता है। और अगर 20-20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो ये मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपके करंट बेस्ड होते हैं। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। और इस इशू में दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग एक न्यूज का पूरा विश्लेषण करते हैं परीक्षा के लिए, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस और असर्शन रीजन वाले सारे प्रश्न आपसे बन जाएं, जो प्रीलिम्स परीक्षा में और मुख्य परीक्षा के उत्तर को आप आराम से लिख पाए। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, जो लोग यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इस साल बंपर भर्ती है, 850 से अधिक पद आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को निर्धारित है और मेंस की परीक्षा ये मान के चलिए कि आपकी फरवरी या मार्च में हो सकती है। तो ये मान के चलिए कि इतना बड़ा अवसर दोस्तों नहीं मिलेगा और ऐतिहासिक रूप से ये 2018 के बाद की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। अब आपको करना क्या है, इस समय आपके पास लगभग 130 दिन का समय शेष है। इस टाइम को दोस्तों 2 भागों में बांटिए और पहले आपको क्या करना है, 70 दिन जो है आपको प्री और मेंस दोनों पढ़ना है, और उसके बाद आखिरी के 60 दिन या 2 महीने आपको केवल प्री पे फोकस करना है। तो पहले 70 दिन में आप लोग क्या करें, जीएस पेपर 1, 2, 3, 5, 6 के वो टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल, वो दोस्तों आप क्या करिए, प्री और मेंस दोनों के लिहाज से पढ़ लीजिए और उसको रेडी कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको प्री देना है, प्री की तैयारी करके, और उसके बाद जब आप नवंबर में आएंगे तो फिर आपको हिंदी का पेपर और इथिक्स का पेपर तैयार कर लेना है। और आप पूरी तरीके से नवंबर तक प्री और मेंस संपूर्ण तैयार कर चुके होंगे, प्री का एग्जाम दे चुके होंगे, प्री निकलने की स्थिति में होगा और मेंस देने की स्थिति में होंगे। और अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए 2024 में ही आपको एसडीएम का पद या पीसीएस का एक पद तो दोस्तों कम से कम सुनिश्चित हो सकता है। बस सोचने वाली बात है, साहस करने वाली बात है। तो आप सभी साहसी लोगों के लिए विजेता 2.0 बैच हम लेकर आए हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर हम आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करा रहे हैं प्री और मेंस का, लाइव क्लासेस के माध्यम से। हर क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग क्लासेस दोस्तों, और ऐसे राइटिंग क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। फ्री मेंटरशिप है और इस कोर्स की वैलिडिटी यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम तक की रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, और जो लोग केवल प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बीईओ, इनका केवल प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन बैच है। ये भी हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट है और ये दोनों ही बैच दोस्तों 17 जून से आपकी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रही हैं। इनकी डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, याद रखिएगा 17 जून से ये दोनों बैचेस स्टार्ट हैं। इन दोनों बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पर ये दोनों बैचेस चलेंगी और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो हमारा G7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। G7 कंट्रीज के लिए भारत, और भारत ने जो भाग लिया भारत के लिए कितना अहम है, और भारत क्यों इसका स्थायी सदस्य नहीं बन जाता,
या क्या समस्याएं हैं बनने में, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक हाईलाइट दिखाऊंगा। हाईलाइट इसलिए दिखाऊंगा दोस्तों क्यों, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि क्या G7 समिट की हाईलाइट रही और भारत के प्रधानमंत्री के इटली पहुंचने से लेकर आने तक की सारी चीजें यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से शो की गई हैं। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने वो वीडियो मैं यहाँ पर मैं चला रहा हूं, आप सभी लोग देखिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि ये G7 के प्रमुख हाइलाइट्स थे और किस तरह से दोस्तों यहाँ पर भारत का स्वागत हुआ और किस तरह से दोस्तों इटली ने भारत का स्वागत किया। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इटली के जो प्रमुख हैं उनके साथ सेल्फी भी बहुत वायरल हुई और वो सेल्फी भी दोस्तों थंबनेल पर आपको दिख रही होगी इमेज के रूप में, वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंस किसका क्या है, इंपॉर्टेंस भारत का इतना ज़्यादा बढ़ गया है G7 देशों के लिए। और ऐसे ही नहीं बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हो चुकी है और बहुत जल्द कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ही तो संगठन है और दैट इज द रीजन व्हाई G7 कंट्री नीड्स इंडिया। इंडिया को इसीलिए बार बार दोस्तों बुलाया जाता है। इवन यूएस के तो एक थिंक टैंक ने यहां तक बोल दिया कि भारत जो है G7 का स्थायी गेस्ट या स्थायी मेहमान बन चुका है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत का महत्व कितना बढ़ गया है और क्यों भारत को बार बार बुलाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं G7 का 2024 का ये आपका G7 का लोगो है आपके सामने यहाँ पर, और ये इटली में दोस्तों 2024 में संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं G7 का मतलब ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशंस जिनकी अर्थव्यवस्थाएं सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब भले ही रैंक ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जिस समय ये संगठन बना था उस समय 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये संगठन था। ठीक, चलिए अब यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी बार बार मिल रहा है न्योता। G7 को क्यों है भारत की जरूरत, इस पर दोस्तों हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहां पर ये G7 का पूरा दोस्तों जो फोटोशूट आपको देखना को, यहाँ पर सभी देश जो शामिल थे उनके प्रतिनिधियों को, सभी संस्थानों के, विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों को, हेड्स को यहाँ पर क्या किया गया, इस पिक्चर में शामिल किया गया है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर स्टेज लिए हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि विश्व को इस समय क्या है, भारत की जरूरत है दोस्तों। भारत को विश्व की जरूरत भले ना हो, लेकिन विश्व के देशों को भारत की जरूरत जरूर है। ये इस फोटो से समझ में दोस्तों आपको आता है। क्लियर? ठीक है, चलिए और इसमें दोस्तों इस फोटो से एक बात और समझ में आती है दोस्तों कि इंडिया इज गाइडिंग टू द वर्ल्ड, मतलब इंडिया इज गाइडिंग वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व को क्या कर रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है, राह दिखा रहा है, जैसा कि प्राचीन काल में भारत करता था। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब 2047 तक हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और रियल सेंस में दोस्तों हम लोग विश्व गुरु हो जाएंगे। और ये इमेज दोस्तों आपको सभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन में देखने को मिलेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं 50वीं G7 समिट थी ये 13 से 15 जून के बीच में अपुलिया इटली में संपन्न हुई और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर? चलिए अब ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर G7 समिट चर्चा में इसलिए है क्योंकि इटली के अपुलिया में 15 जून तक G7 समिट चला, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। वैसे भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके शिखर सम्मेलन में वो ज्यादातर समय बुलाया जाता रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? और यही चीज तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान को नागवार गुजरती है कि भारत का कद विश्व में इतना बढ़ता कैसे जा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार भी है दोस्तों, और निश्चित रूप से भारत को ये दावेदारी पुख्ता भारत ने बार बार की है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर की है, G7 में भी की है, और बहुत जल्द दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए और भारत को शामिल होना चाहिए। ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला देश भारत ऐसी डिमांड करता है और एकदम वाजिब है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भारत को कब तक मिल जाएगी? क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लेकिन कई कारण ऐसे हैं दोस्तों जिसके चलते हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के क्लब में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हो पाए हैं या अभी भी बाहर हैं। क्या समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं G7 है क्या। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये क्या है आपका दोस्तों? G7 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ये 7 देश शामिल हैं। फ्रांस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ठीक है। पहले बीच में दोस्तों ये G8 भी हो गया था, जिसमें रशिया भी शामिल हो गया था, लेकिन बाद में क्रीमिया वॉर के दौरान दोस्तों क्या हुआ, रशिया को यहां से हटा दिया गया। तो अब फिर से ये G7 हो गया है। क्लियर? यह एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। मतलब उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं जो थी 7, उनके द्वारा गठित किया गया था वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और ये अनौपचारिक संगठन है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इस वर्ष G7 से प्रश्न आना स्वाभाविक है, ठीक। कनाडा वर्ष 1976 में इसमें शामिल हुआ। यूरोपीय संघ 1977 से समूह में भाग ले रहे हैं। 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 G8 के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। और वर्ष 2014 में रूस को क्या किया गया? क्रीमिया विवाद के बाद सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया और यह समूह फिर से क्या हो गया? फिर से G7 के रूप में जाना जाने लगा। क्लियर? ठीक है। चलिए अब G7 क्या है दोस्तों? G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा रोटेशन पर की जाती है। मतलब क्या है दोस्तों? G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, समझिए बात को। जो 7 देश हैं उनमें से ही रोटेशन के बेसिस पे क्या होता है, हर वर्ष आपकी अध्यक्षता G7 की चेंज होती है। जैसे इस वर्ष इटली के पास है, ठीक है, पिछले वर्ष जापान के पास थी, ठीक है। तो हर वर्ष चेंज होती रहती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आपके लिए एक प्रश्न है कि अगले वर्ष G7 की अध्यक्षता किस देश के पास है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, G7 का मुख्यालय नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, एग्जाम में आ सकता है। G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? G7 अपने गठन के बाद से ही दशक को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट और विशिष्ट चुनौतियों से निपटने हेतु समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। मतलब विशेष रूप से दोस्तों ये जो वैश्विक संकट है और आर्थिक मुद्दे हैं उनको डिस्कस करने के लिए दोस्तों G7 की मीटिंग्स होती हैं। क्लियर? इसके साथ ही यह विघटन के बाद सोवियत राष्ट्रों के आर्थिक बदलाव, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और ड्रग तस्करी जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करता है। मतलब ये किन किन अन्य मुद्दों पर चर्चा करता है? उसमें आपके आर्थिक बदलाव, आतंकवाद, हथियार पर नियंत्रण, ड्रग तस्करी इत्यादि सभी मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। G7 का कोई औपचारिक संविधान नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और कोई मुख्यालय दोस्तों यहाँ G7 का नहीं है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से मेंशन मैंने किया है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा दिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी
होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, जो देशों द्वारा दिए गए निर्णय होते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं, मतलब किसी भी देश के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग नहीं होते। साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 मीट हुई थी, ठीक है, जिसमें भारत इनवाइटेड था। मतलब मैंने क्या बोला, 2023 में जापान में हुई थी दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। 2024 में इटली में हुई, ठीक है, 49वीं जापान में, 50वीं इटली में। अब आपको बताना है 51वीं कहां पर होगी दोस्तों, ठीक। इससे पहले 2019 में फ्रांस में यह समिट आपकी हुई थी, और अमेरिका भी दोस्तों इससे पहले भारत को बुला चुका है। ऐसा ज्यादातर मौकों पर हो रहा है कि बेहद अहम कहलाने वाले G7 बैठक में मेजबान देश भारत को भी गेस्ट की तरह बुलाते हैं। ये अलग बात है कि हमारा देश अब भी G7 के गुट में नहीं आ सका है। मतलब आप देख रहे हैं कि लगातार भारत को इन्विटेशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत का कद अब विश्व में बढ़ चुका है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है, और ये पूरे विश्व को महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है, और इसीलिए दोस्तों बार बार भारत को बुलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, ऑल्दो भारत परमानेंट सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को बुलाया जाता है। ये दिखाता है कि भारत का कद कितना बढ़ गया है। आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे G7 समिट में शिरकत की, ठीक। मेजबान देश को देखिए कैसे बुलाया जाता है, कोई बिना, अगर भारत सदस्य नहीं है तो कैसे भारत को बुला लिया जाता है? तो मेजबान देश जो होता है, जैसे इटली इस वर्ष था, तो उसको यह अधिकार होता है कि वो ग्रुप के सदस्यों के अलावा कुछ और देशों को भी बुला सके, ठीक है। मतलब मेजबान देश जैसे इटली था, उसको यह अधिकार था दोस्तों कि हर वर्ष जो मेजबान होता है वो जो ग्रुप के 7 सदस्य हैं उनके अलावा अन्य देशों को भी बुला सके। तो उस अधिकार का उपयोग करके इटली ने भारत को बुलाया, या जापान ने भारत को बुलाया था। क्लियर? इटली ने भारत के साथ यूक्रेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की, यूएई, केनिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को भी गेस्ट की तरह बुलाया है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF और UN के चीफ भी इसमें आमंत्रित थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के अलावा कौन कौन थे? तो याद रखिए, यूक्रेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की, UAE, केनिया और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और UN के चीफ भी शामिल थे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ष आना ही है ये क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पर देखिए एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता है, सदस्य ना होने पर भी भारत को क्यों बार बार बुलाया जाता है? आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, निश्चित रूप से आती होगी, और एकदम सही भी आनी चाहिए। G7 देखिए भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा है, लेकिन ये पुराने समय की बात हो गई। अब जिस समय ये 1970 के दशक में बना था, उस समय विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने क्या किया था? ये संगठन बनाया था। लेकिन आज की सिचुएशन दूसरी है दोस्तों। आज की सिचुएशन, चाइना ने क्या किया है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके बाद दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया हो चुका है दोस्तों। तो अब विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो थी, उनमें से 3 से बड़ी अर्थव्यवस्था, उनमें से आखिरी के जो 3 हैं, उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। और इसीलिए दोस्तों भारत को बार बार बुलाया जा रहा है दोस्तों, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, दुनिया की 7 सबसे उन्नत इकोनॉमी थी, लेकिन ये पुराने समय की बात हो गई। फिलहाल हमारी GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के साथ 3 G7 देशों, कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से भी ज्यादा है। मतलब आप समझिए दोस्तों, हमारी जो GDP है वो 3 जो G7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस और इटली, इनकी अगर GDP को हम कंबाइन कर दें, इनकी विकास दर को, ग्रोथ रेट को हम कंबाइन कर दें, तो भी दोस्तों कनाडा, फ्रांस, इटली की कंबाइंड ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की है। और दैट इज द रीजन दोस्तों कि भारत को यहां पर क्या बार बार बुलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारी GDP $2.5 ट्रिलियन की से भी ज्यादा के साथ हो गई है दोस्तों। समझ में आ रही है बात दोस्तों? मतलब हमारी कुल मिला के दोस्तों अर्थव्यवस्था का साइज इतना ज्यादा हो चुका है, विश्व की हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। और हमारी जो GDP है वो इटली, फ्रांस और कनाडा तीनों की संयुक्त GDP से भी ज्यादा है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही कारण है दोस्तों कि भारत को बार बार बुलाया जा रहा है। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी है, मतलब पश्चिमी देशों में या यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि की संभावना जो है लगभग जो है समाप्त हो चुकी है, ठहर हो चुकी है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, वहीं भारत में लगातार क्या कर रही है? ऊपर जा रही है। भारत में इकोनॉमी लगातार ऊपर जा रही है दोस्तों, और भारत का बढ़ता हुआ कद, बढ़ती हुई विकास दर, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का आकार, यही दोस्तों G7 कंट्रीज को बार बार मजबूर क्या करता है? विवश करता है कि भारत को बुलाएं। ठीक है, यही वजह है कि G7 देश इसे भारत को अपने आप से
जोड़े रखना चाहते हैं। और भारत G7 में ही क्या दोस्तों, आज की डेट में विश्व के सभी प्रमुख जितने संगठन हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UN हो, G7 हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, हर जगह भारत दोस्तों एक बहुत ही बड़े लीडर का कद रखता है और बहुत बड़ा रोल भी निभा रहा है दोस्तों। क्लियर? और दैट इज द रीजन कि भारत को क्या मिलना चाहिए, स्थायी सदस्यता UN में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अब हाई टाइम है। क्लियर? देखिए, भारत को मिलते लगातार आमंत्रणों को देखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा कि बीते कुछ सालों में ये G7 का स्थायी गेस्ट बन चुका है दोस्तों। मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, स्थायी गेस्ट बनना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे शक्तिशाली संगठन की भी ताकत अब उतनी नहीं रही है। ऐसे में G7 से काफी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश को बाहर रखकर यह संभव नहीं है। मतलब अब UN सिक्योरिटी काउंसिल में उतनी ताकत नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि उसमें वीटो शक्ति का उपयोग अपने अपने हितों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है पांचों देशों के द्वारा। इसीलिए अब G7 से उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत का इसमें भी शामिल ना होना, इंक्लूजन ना होना, ये क्या है, ये इस संगठन को भी कहीं ना कहीं जो है डेंट पहुंचाता है, कमजोर बनाए रखता है। ठीक है, यही वजह है कि UNSC की तरह ही बार बार इस गुट में भी भारत की सदस्यता की चर्चा छिड़ रही है। और यही नहीं दोस्तों, UNSC में ही नहीं, G7 में भी भारत की बार बार चर्चा उठ रही है कि भारत दोस्तों G7 का सदस्य होना चाहिए, और वो भी इसके ग्रुप के सदस्य देशों के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि फिलहाल ये मुमकिन इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि काफी हद तक भारत की भी अपनी नीतियां हैं, भारत की अपनी कुछ नीतियां हैं, जिसके कारण ये संभव नहीं है दोस्तों। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं क्या नीतियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 इटालिया। अब देखिए, भारत क्यों नहीं बन सकता G7 का सदस्य, या क्यों नहीं बना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यों भारत गुट से बाहर है। देखिए, कोल्ड वॉर जब शीत युद्ध चल रहा था, जब USSR था, सोवियत संघ था, और अमेरिका था, दोनों के अलग अलग गुट थे। तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में। तो उस दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, आपने सुना होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत और अन्य विश्व के देशों के द्वारा चलाया गया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना तो अमेरिका के नाटो में होंगे, ना तो हम USSR के वार्साव पैक्ट में शामिल होंगे, और हम ये गुटबंदी की होड़ से बाहर रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों रीजन है जो आपको समझ में आना चाहिए, जो सुपर पावर्स की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था, कि जो क्या है, शक्तिशालियां हैं, सुपर पावर्स हैं, विश्व की सबसे शक्तिशाली देश हैं, उनकी लड़ाई से हम दूर रहेंगे। ये कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे देशों से विचारधारा की दूरी आ जाना, और भारत ये नहीं चाहता। मतलब अगर हम G7 में शामिल होंगे तो वैचारिक रूप से हम रूस से दूर हो जाएंगे, और भारत ये चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि रूस भारत का आज का नहीं दोस्तों, बहुत कम समय पहले का एक पक्का दोस्त है। ठीक, दूसरा, पहला रीजन क्या हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। दूसरा, रूस से वैचारिक रूप से दूर हो जाना। और तीसरा, इंडो पैसिफिक इलाकों में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफी अलग है। मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे संबंध जो हैं वो G7 कंट्रीज से काफी अलग हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। मतलब हमारे जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ जो हमारे संबंध हैं, वो संबंध जो है दरार आ सकती है उनमें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसका हिस्सा बने। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि G7 कंट्रीज चाहते हैं कि भारत हिस्सा बने, भारत स्वयं भी शायद नहीं चाहता कि G7 का हिस्सा बने। भारत ने अभी पूर्णतः मन नहीं बनाया। ठीक, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। पहला, गुट निरपेक्ष आंदोलन। दूसरा, रशिया से दूरी। तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो देश हैं उनसे रिश्तों में खटास आना या दरार आ जाना। चौथा दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के मामले में हम ग्रुप 7 कंट्रीज से पीछे हैं। ये वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। ये एक फर्क भी है दोस्तों कि G7 गुट के देशों से भारत क्या रहा है, अलग रहा है। हम मानव विकास सूचकांक में दोस्तों अभी भी इन देशों से बहुत पीछे हैं। भले ही हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित हो रही है, हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मानव विकास सूचकांक पे हम काफी पीछे हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जिसमें जीवन काल, पढ़ाई और इनकम लेवल दोस्तों बहुत मायने रखता है, आय का स्तर। ठीक, हमारे यहाँ दोस्तों प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है। मतलब हमारे यहाँ केवल इकोनॉमी ही बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है अभी भी वो इन 7 देशों से बहुत कम है दोस्तों,
तो इसलिए दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भारत इन देशों में, सदस्य देशों में, क्लब में शामिल नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक, इकोनॉमिक बूम के बाद भी कहीं ना कहीं आय की असमानता आड़े आ जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो समझ में आ रही बात, क्या कारण हो गए? कारण मैंने आपको बता दिया। कोल्ड वॉर के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य होना, अगर हम G7 में शामिल होते हैं दोस्तों, जिससे रशिया को निकाल दिया गया है, तो हम रूस से वैचारिक रूप से दूर हो जाएंगे, जो कि हमारा पक्का दोस्त रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे जो अन्य देश हैं उनसे हमारे संबंधों में दरार आ सकती है, खटास आ सकती है। इसके बाद दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, जिसमें जीवन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, पढ़ाई, एजुकेशन और इनकम लेवल, ये एक बहुत बड़ा दोस्तों क्या है, पैमाना है, जिसके कारण हम इन 7 देशों से अभी भी काफ़ी पीछे हैं। और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के मामले में भी हम ग्रुप ऑफ 7 के देशों से बहुत पीछे हैं दोस्तों। इसीलिए ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारत ग्रुप ऑफ 7 में शामिल नहीं हो पा रहा है दोस्तों, या नहीं होना चाहता। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।